हेलो स्टूडेंट, एसडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 5, ठीक है, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इसके नोट्स प्रोवाइड्स करवा दिए हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए हैं और वीडियो देखनी हो तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर 5 पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण में हम सबसे पहले बात करते हैं वनोन्मूलन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, कि ये क्या होता है। वनोन्मूलन किसी स्थान पर पाए जाने वाले पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटकर भूमि प्राप्त करना एवं उस भूमि का विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करना वनोन्मूलन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी स्थान पर जो पेड़ पाए जा रहे हैं, ठीक है, उसे काट कर क्या है, उसे काट कर भूमि प्राप्त करना। पेड़ों को काट कर भूमि प्राप्त करना किसके लिए? विभिन्न कार्यों के लिए। उसे क्या कहते हैं? वनोन्मूलन। मतलब वनों का कटना या वनों की कटाई होना क्या है? वनोन्मूलन, ठीक है। अब हम देखते हैं वनोन्मूलन के कारण, ठीक है, कि वनों की कटाई के क्या क्या कारण है, क्यों वनों की कटाई की जा रही है, ठीक है। देखो, वनों को काटने के पीछे निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य, मानव निर्मित कारण और कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं। कि वनोन्मूलन क्यों हो रहा है, वन क्यों कट रहे हैं, इसके पीछे दो कारण बताए गए हैं। पहला है मानव निर्मित कारण, ठीक है, और दूसरा है प्राकृतिक कारण। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि मानव निर्मित कारण में क्या क्या शामिल है, ठीक है। आप देख सकते हो, पहला है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, ठीक है। क्या हो रहा है मानव निर्मित कारण में? क्या है कि वनों की कटाई क्यों हो रही है? क्योंकि क्या हो रही है, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, मतलब यानी जो जनसंख्या है उसमें क्या है, लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, ठीक है। जनसंख्या क्या है, लगातार क्या है, बढ़ रही है, ठीक है। और जब लोगों की अगर संख्या है वो बढ़ रही है तो क्या है, उन्हें भोजन की आवश्यकता भी बढ़ रही है, ठीक है। मतलब अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या है, भोजन की आवश्यकता भी बढ़ रही है, ठीक है। और जो भोजन है उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या है, हमें क्या है, अधिक खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करनी पड़ेगी? अधिक खेती करने की क्या है, ज़रूरत पड़ेगी। और अधिक खेती करने के लिए हमें क्या है, क्या चाहिए होगी? ज़मीन चाहिए होगी। और ये ज़मीन हमें कहाँ से प्राप्त होगी? वनों को काट कर। तो क्या कारण है वनोन्मूलन के? कि कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, क्योंकि हमें कृषि की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या है, वनों को काटा जा रहा है। वनों को काटा जा रहा है तो क्या है, क्या हो रहा है? जब वनों को काटा जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है तो कृषि के लिए जमीन प्राप्त हो रही है। तो क्या कारण है? कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, ठीक है। अब हम दूसरा कारण देखें तो घरों एवं कारखानों का निर्माण करना। अब देखो, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या है, तो ज़्यादा घर बनाने पड़ेंगे, फैक्ट्रियाँ भी ज़्यादा बनानी पड़ेगी। तो घरों को बनाने के लिए और फैक्ट्रियों को बनाने के लिए क्या है, ज़मीन चाहिए। और ये ज़मीन कहाँ से प्राप्त हो रही है? वनों को काट कर, ठीक है। ये क्या है, मानव निर्मित कारण है वनोन्मूलन के, कि वनों की कटाई क्यों हो रही है, ठीक है। अब हमने दो कारण देख लिए हैं। अब हम तीसरा कारण देखते हैं। देखो, तीसरा कारण है फर्नीचर बनाना या ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, ठीक है। क्या है, फर्नीचर बनाने के लिए क्या है, लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे स्थान ऐसे भी हैं जहां ईंधन के रूप में, मतलब ईंधन के रूप में क्या है, लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे क्या है, वनोन्मूलन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात करें कि प्राकृतिक कारण क्या है, तो आप देख सकते हो प्राकृतिक कारण में क्या क्या है। दावानल क्या होता है? ये जंगल में आग लग जाना। प्राकृतिक रूप से या मानवीय लापरवाही से जंगल में आग लग जाना। क्या होता है, दावानल, जंगल में आग लग जाती है तो भी क्या है, वन क्या है, समाप्त हो जाते हैं। वन जैसे कभी कभी क्या होती है, सूखी घास क्या है, अपने न्यूनतम ताप पर पहुंच करके क्या है, जल उठती है। और कभी कभी मानव की लापरवाही से क्या है, जंगल में आग लग जाती है, ठीक है, जिससे क्या है, वनोन्मूलन हो रहा है। और भीषण सूखा, लंबे समय तक बारिश न होने से पेड़ों का सूख कर नष्ट हो जाना। जब बारिश नहीं होती है तो क्या है, पेड़ सूख कर नष्ट हो जाते हैं। ये भी क्या है, वनोन्मूलन के कारण है। ये दो क्या है, दावानल और भीषण सूखा, ये प्राकृतिक कारण है, ठीक है। अब हम देखते हैं वनोन्मूलन के परिणाम, कि जब वनों की कटाई हो रही है तो उससे क्या 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 दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं,
ठीक है। तो वनोन्मूलन के कारण पर्यावरण पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला इसमें पृथ्वी के तापमान एवं प्रदूषण में वृद्धि। क्या हो रहा है, जो पृथ्वी का तापमान और प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। देखो, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, जब वो क्या है खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो वो किस गैस का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। पेड़ कम होने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो पृथ्वी से परावर्तित होने वाली ऊष्मीय किरणों को रोक लेती है। इससे विश्व उष्णन होता है। देखो मैंने क्या कहा, पृथ्वी के तापमान एवं प्रदूषण में वृद्धि। कैसे, जैसे ये देखो आप, ये पेड़ है, ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, तो क्या है, पृथ्वी पर जो ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना, ठीक है, और अपना भोजन बनाना। प्रकाश संश्लेषण मतलब अपना भोजन बनाना, यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और इन सभी पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जब ये अपना भोजन बनाते हैं तो इन्हें क्या चाहिए होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है। क्या, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधों की लगातार कमी के कारण, जैसे वनोन्मूलन हो रहा है, लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जितना उपयोग होना चाहिए, जितना उपयोग ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का कर रहे हैं, वो क्या है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जब पेड़ पौधे लगातार काटे जा रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्या है, नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि जो हमारे वायुमंडल में है, हमारे वायुमंडल में क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी मात्रा क्या है, लगातार क्या है, बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये क्या करती है, सूर्य से जो किरणें आती हैं, ठीक है, पृथ्वी पर, ये क्या करती है, सूर्य से जो किरणें आती हैं पृथ्वी पर, ये क्या है, उन किरणों को जो वापस जाती हैं उन किरणों को क्या है, रोकती है, जिससे कि हमारी पृथ्वी क्या है, गर्म रहती है। ठीक है, ये क्या करती है, कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो सूर्य से आने वाली किरणों को जब परावर्तित होती हैं उन्हें क्या है, रोकती हैं, ताकि क्या है, पृथ्वी जो है वो गर्म बनी रहे। बट अगर इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, पृथ्वी पर अधिक हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, जब अधिक हो जाएगी तो क्या है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो क्या है, सूर्य की जितनी किरणें उसे ज़्यादा रोकेगी तो क्या होगा, पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार क्या है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो लगातार क्या है, इंक्रीज होगा, बढ़ता जाएगा, जिससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब पृथ्वी के तापमान में क्या है, वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं। ठीक है, देखो, और दूसरा क्या प्रभाव पड़ता है वनों को काटने, जल चक्र का असंतुलन। क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से जल चक्र क्या है, प्रभावित होता है। ठीक है, जिससे वर्षा दर में कमी आती है और सूखा पड़ने की क्या है, संभावना क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्या है, वनोन्मूलन का कारण है। देखो, इसका जो तीसरा दुष्प्रभाव है वो है वन्य जीवों के आवास का नष्ट होना। क्या हो रहा है, जंगल कटने से वहां रहने वाले पौधों एवं जंतुओं का प्राकृतिक घर छिन जाता है, जिससे उनके अस्तित्व पर संकट आ जाता है। क्या हो रहा है, जैसे लगातार वनों की कटाई हो रही है तो क्या है, जो जीव हैं, वन्य जीव हैं, वो क्या है, जंगलों में रहते हैं, और अगर जंगल काटे जाएंगे तो जो वन्य जीव हैं, जो वनों में रहने वाले जीव हैं, उनसे क्या, उनका आवास छिन जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये एक दुष्प्रभाव है वनोन्मूलन का। अब हम चौथे दुष्प्रभाव की बात करें तो क्या है, मरुस्थलीकरण। पेड़ न होने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत हवा और पानी से बह जाती है, जिससे धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है। ठीक है, क्या होता है, जैसे ये पेड़ है तो ये पेड़ क्या करता है, मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी को क्या है, इसकी जो पेड़ की जड़ें होती हैं उसे मजबूती से क्या है, पकड़े रखती है। ठीक है, मिट्टी को क्या है, कसकर पकड़ के रखती है। ठीक है, पर जब हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, पेड़ पौधों को काट रहे हैं तो क्या है, इसे कोई जकड़ के नहीं रख रहा है मिट्टी को, तो मिट्टी क्या है, हवा और पानी से क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जा रही है, जिससे क्या है,
मिट्टी के जो नीचे कठोर चट्टानें वो दिखने लग रही है, और उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो भी कम होती जा रही है। उपजाऊ मिट्टी किसे कहते हैं हम, जिसमें क्या है फसल अच्छी होती है। बट अगर मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जा रही है तो क्या उसकी उपजाऊ क्षमता और जो जल धारण करने की क्षमता है वो क्या लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, लगातार कम होती जा रही है। फिर क्या हो रहा है, जो भूमि है वो क्या है धीरे धीरे क्या है मरुस्थल में बदलती जा रही है। ठीक है, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। वनोन्मूलन के खतरों को देखते हुए हमारी सरकार ने वनों और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया है। देखो, जो ये दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, दुष्प्रभाव मैंने आपको क्या बताया, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ठीक है, और क्या बताया मैंने आपको, और मैंने बताया आपको मरुस्थलीकरण, दूसरा बताया मैंने जल चक्र प्रभावित होना, और चौथा क्या बताया मैंने कि जो वन्य जीवन से उनका आवास छिन जाना। तो उसके संरक्षण के लिए क्या है, सरकार ने वनोन्मूलन के खतरों को देखते हुए जो इसके दुष्प्रभाव में देखने को मिल रहे हैं उसे देखते हुए सरकार ने क्या है कुछ संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया है। क्या किया है, कुछ संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण। अब पहले हम देखते हैं कि संरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, देखो, संरक्षित क्षेत्र पेड़ पौधों एवं जंतुओं के कुछ प्राकृतिक आवास चिन्हित किए गए हैं जिन्हें संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। मतलब पेड़ पौधों और जंतुओं के लिए कुछ आवासों का निर्धारण किया गया है कि यहाँ पर सिर्फ क्या है पेड़ पौधे और ये उनका प्राकृतिक आवास है। ठीक है, ये उन्हें हम क्या है संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर कोई भी वृक्षारोपण, वृक्षों की कटाई, चारागाह और कृषि शिकार जंतुओं की खाल को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी अपनी मनमर्जी से यहाँ पर न वृक्षों की कटाई कर सकता है, न वृक्षारोपण, न शिकार वगैरह, न कृषि। ठीक है, अब है संरक्षित क्षेत्र के प्रकार। जो सरकार ने संरक्षित क्षेत्र बनाए उनके 3 प्रकार हैं। ठीक है, पहला है वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, अब हम इन 3 क्षेत्रों को एक एक कर समझते हैं कि आखिरकार ये क्या होते हैं। ठीक है, देखो, पहला संरक्षित क्षेत्र है वन्य जीव अभयारण्य। ये क्या होता है, वह संरक्षित क्षेत्र जो मुख्य रूप से केवल वन्य जंतुओं और उनके आवास को शिकार और मानवीय नुकसान से सुरक्षित रखता है, जहां स्थानीय लोगों को मवेशी चराने की सीमित छूट होती है। ये क्या होता है, ये ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसमें क्या है शिकार करना, मानवीय और गतिविधियां क्या है वर्जित हैं। बट क्या है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें थोड़ा बहुत छूट दी गई है कि क्या है वो सीमित मात्रा में क्या है जो उनके जीव जंतु हैं उन्हें क्या है चरा सकते हैं। ठीक है, चराने की क्या है सीमित छूट है। और हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो वह संरक्षित क्षेत्र जहाँ वन्य जीवों के साथ साथ वहाँ के संपूर्ण पर्यावरण, वनस्पति, नदियों और ऐतिहासिक धरोहरों को कड़े नियमों के साथ पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है और मानव गतिविधियां बंद होती हैं। यहाँ पर क्या है, जो मानव गतिविधियां हैं या स्थानीय लोग हैं उन्हें क्या है बिल्कुल भी यहाँ पर क्या है मतलब कुछ भी छूट नहीं दी गई है कि तुम पशुओं को यहाँ पर चरा सकते हो वगैरह, कुछ छूट नहीं दी गई है। ठीक है, और इसमें क्या है वन्य जीवों के साथ साथ क्या है यहाँ के जो पर्यावरण है, वनस्पतियाँ हैं और जो ऐतिहासिक धरोहर है, ठीक है, जैसे मानव गुफा वगैरह, ठीक है, वो क्या है उन्हें क्या है सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो मानव गतिविधियाँ हैं उन्हें क्या है वर्जित कर रखा है। अब हम बात करते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वह सबसे विशाल संरक्षित क्षेत्र जो किसी पूरे इलाके की जैव विविधता और वहां रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन व संस्कृति को एक साथ सुरक्षित रखता है, जिसके अंदर कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य आ जाते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है जिसमें क्या है उस इलाके की सारी जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता में वहाँ के सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु और उसमें क्या है जो आदिवासी निवास करते हैं वो सब क्या है उसमें आ जाते हैं। ये हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है और जो वन्य जीव अभयारण्य है वो भी आ जाते हैं। ठीक है, देखो मैंने कहा ये सपोज मान लो आप, ये है आपका वन्य जीव, ये क्या है आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र।
इसके अंतर्गत आप क्या आ जाते हैं, इसके अंतर्गत आपके राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाता है, वन्य जीव अभयारण्य भी आ जाता है। ये क्या है, इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। ये इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नियम है वो थोड़ा सा, अगर इनके बीच अंतर आता है, जो वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे जो नियम है उनकी थोड़ा बहुत ढील होती है। मतलब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ से क्या है, लकड़ी वगैरह चुन सकते हैं, मतलब लकड़ी वगैरह ले जा सकते हैं और अपने जो पशु हैं उन्हें यहाँ पे क्या है, चराने के लिए भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत मात्रा में, ठीक है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे नियम बहुत सख्त होते हैं, यहाँ से ना कोई लकड़ी ले जा सकता है, ना कोई पशुओं को चरा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, और जो ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसमें क्या होता है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के साथ साथ क्या है, जो वहाँ के आदिवासी हैं उनके पारंपरिक जीवन यापन को भी क्या है, संरक्षित रखा जाता है, ठीक है। आदिवासी हैं उनके क्या है, जो जीवन यापन या जो पारंपरिक ढंग है उन्हें भी क्या है, संरक्षित किया जाता है। तो ये हमारे क्या है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। देखो अब आप देखो, वनस्पति जात, फ्लोरा क्या किसे कहते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली पेड़ पौधों की प्रजातियों को उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहा जाता है। जैसे पंचमढ़ी के फ्लोरा हैं साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर। मतलब जैसे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं। जैसे आपका गांव है, आपके गांव में कौन कौन से पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या है, आपके क्षेत्र की क्या है, वनस्पति जात है। जो पेड़ पौधे वहाँ पर दिख रहे हैं वो क्या है, उस क्षेत्र की वनस्पति जात है, ठीक है। यहाँ पर एक क्षेत्र का एग्जाम्पल लिया है, जैसे पंचमढ़ी के फ्लोरा क्या है, क्या क्या वनस्पतियाँ वहाँ पर देखने को मिलती है, साल, सागौन, ठीक है, जामुन आदि। और अगर हम बात करें प्राणी जात, तो क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जंतुओं की प्रजातियों को प्राणी जात कहा जाता है। मतलब किसी क्षेत्र में जो वहाँ के जंतु और जंतुओं की जो प्रजातियां पाई जा रही है वो क्या प्राणी जात हैं, कि उस क्षेत्र में कौन कौन से जंतु पाए जा रहे हैं, वो वहाँ का क्या कहलाता है, प्राणी जात, फौना कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, पौधों और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में ही प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और अन्य जगहों पर आसानी से नहीं मिलती, उसे हम विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। क्या होती है, पौधे और जंतुओं की ऐसी प्रजाति होती है जो सिर्फ किसी एक ही विशेष क्षेत्र पर पाई जा रही है। मतलब वो सिर्फ एक ही जगह देखने को मिल रही है, उसके अलावा वह दूसरे जगह हमें नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। वो कहलाती है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। जैसे पंचमढ़ी क्षेत्र के, अगर हम इसकी पंचमढ़ी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो पौधे हैं उसमें जो साल है और जो जंगली आम है वो क्या है, इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है, इसके अलावा ये कहीं और नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम जंतुओं में बात करें, जैसे बिशन, ये क्या है, भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी, ठीक है। ये क्या है, इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है, अन्य जगहों पर नहीं। तो जो पौधे और जंतुओं की प्रजाति किसी एक ही जगह पर देखने को मिलती है वो क्या है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। अब हम बात करते हैं संकटापन्न स्पीसीज की, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है, पादपों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जिसके सदस्यों की संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो गई है, जिन्हें यदि संरक्षित ना किया गया तो वह आने वाले समय में विलुप्त हो सकती हैं, संकटापन्न स्पीसीज कहलाती है। जैसे बाघ हो गया, बारहसिंगा, ये क्या है, संकट, जो स्पीसीज संकट में है। मतलब इनकी जो स्पीसीज है जितनी निर्धारित होनी चाहिए, जैसे मान लो आप, जैसे जंगली भैंसा है, ठीक है, इसकी स्पीसीज निर्धारित की गई है कि लगभग 100 तो होनी चाहिए, बट 100 में से 80 होनी चाहिए, बट क्या है, 20 स्पीसीज बची हुई हैं। तो क्या है, ये क्या है, जितनी निर्धारित स्तर से क्या कम है, ठीक है, जितनी इनकी स्पीसीज होनी चाहिए उतनी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, लगातार क्या है, कम होती जा रही है, तो ये विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसी कौन सी स्पीसीज है, जैसे बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, ठीक है। अब हम बात करते हैं विलुप्त प्रजातियां।
पौधों एवं जंतुओं की वह प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर लाखों करोड़ों की संख्या में पाई जाती थी, लेकिन आज पूरी पृथ्वी पर कहीं भी उनका एक सदस्य जीवित नहीं बचा है, उन्हें विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। मतलब पौधे और जंतुओं की ऐसी प्रजातियां जो क्या है बहुत समय पहले क्या है पृथ्वी पर बहुत लाखों करोड़ों की मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन अब क्या है वो पृथ्वी पर देखने को भी नहीं मिलते हैं। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो गई हैं, जो खत्म हो चुकी हैं, जैसे डायनासोर, डोडो पक्षी और मैमथ। ठीक है, ये क्या है ऐसी प्रजातियां जो खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेड डाटा पुस्तक की क्या होती है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्रोत पुस्तक जिसमें सभी संकटपन प्रजातियों जो विलुप्त होने की कगार पर हैं और रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। पौधों, जंतुओं और अन्य प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होती है। क्या है, जो विलुप्त होने के कगार पर है, मतलब जो समाप्त होने के कगार पर आई हुई हैं कि ये समाप्त होने वाली हैं, तो उनका क्या एक रिकॉर्ड रखा जाता है उस एक बुक में, जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। और सबकी रेड डाटा बुक अलग है। जैसे पौधों की रेड डाटा बुक अलग है कि पौधों में कौन कौन से जीव, मतलब कौन कौन से खत्म होने वाली प्रजातियां, उनका अलग विवरण होता है। जंतुओं का अलग और अन्य प्रजातियों का अलग होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रवास, माइग्रेशन क्या होता है। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से पक्षियों का एक निश्चित समय पर उड़कर किसी अन्य स्थान पर पहुंचना प्रवास कहलाता है, तथा ऐसे पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, कभी कभी जो जीव हैं वो क्या है अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूर स्थान पर चले आते हैं, और जब परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं तो वे क्या है अपने स्थान पर लौट आते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। पर जो पक्षियां उड़कर आते हैं वो क्या है, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन, ये क्या होता है, ये साइबेरिया में रहने वाला एक पक्षी होता है। ठीक है, देखो जो साइबेरियन क्रेन है वो क्या है, साइबेरिया में रहने वाला एक पक्षी है। ठीक है, कहाँ रहता है, साइबेरिया में। यहाँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठंड के कारण क्या होता है, ये जो पक्षी है साइबेरियन पक्षी, ये क्या है अंडे देने के लिए, क्योंकि अंडे देने के लिए उस समय क्या है जो ये वातावरण है ठंडा, ये क्या है अनुकूल नहीं होता है, तो ये अंडे देने के लिए कहाँ आते हैं, दूर इलाके में आते हैं। ठीक है, जिसे क्या है प्रवास कहते हैं। और जब ये दूर इलाके में आते हैं तो ऐसे पक्षी क्या कहलाते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। अब जैसे गर्मी शुरू हो जाती है तो ये पक्षी क्या है फिर से अपने स्थान पर वापस लौट जाते हैं। ठीक है, मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण कभी कभी जीव अपने मूल स्थान से कहाँ है दूसरे स्थान पर आ जाता है। ठीक है, साइबेरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जिससे जो साइबेरियन पक्षी हैं वो क्या है अपने अंडे देने के लिए कहाँ आते हैं, दूर दराज वाले इलाके में आ जाते हैं। ठीक है, और जो ये पक्षी आते हैं इन पक्षियों को हम क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं। और जब गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है तो ये क्या है फिर से अपने स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कागज का पुनः चक्रण कि कागज का पुनः चक्रण क्या होता है। 1 टन कागज बनाने के लिए लगभग 17 पूर्ण विकसित वृक्षों को काटना पड़ता है। इसीलिए हमें कागज की बचत, इसका पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करना चाहिए। एक कागज का 5 से 7 बार पुनर्चक्रण किया जा सकता है। क्या कह रहा है, 1 टन कागज बनाने के लिए कितना, 17 पूरे पेड़ों को क्या है काटा जाता है। तो इन पेड़ों को काटने मतलब इन्हें, इससे क्या है हमें जो कागज है उसका क्या है पुनः चक्रण करना चाहिए। और एक कागज का क्या है 5 से 7 बार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, देखो कागज के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है, जल की भी और रसायनों की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, तो वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या है, हमें कागज की बचत करनी चाहिए। ठीक है, कागज को व्यर्थ नहीं फाड़ना चाहिए और कागज का पुनः उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर हम कागज को बचाएंगे तो क्या है एक पेड़ों को बचा सकते हैं। ठीक है, और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। ठीक है, और जल की बचत कर सकते हैं, और जो हानिकारक रसायन का जो उपयोग हो रहा है उसे क्या है हम रोक सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वनोन्मूलन, वनों का कटना, वनों का
बड़े पैमाने पर, वनों का क्या है, बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ठीक है, तो उसे रोकने के लिए क्या है, कागज का पुनः चक्रण, मतलब जब एक टन कागज को बनाने के लिए क्या है, लगभग पूर्ण 17 पेड़ों को काटा जाता है। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए क्या है, हम कागजों का क्या है, पुनः चक्रण कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कागज को हम 5 से 7 बार उपयोग में ला सकते हैं। अब देखो पुनर्वन रोपण क्या होता है। ठीक है, नष्ट किए गए वनों को पुनर्जीवित करने के लिए नई वृक्षों का रोपण करना पुनर्वन रोपण कहलाता है। मतलब जो काटे गए पेड़ पौधे हैं उसके स्थान पर क्या है, नए पेड़ पौधे लगाना, वो क्या कहलाता है, पुनर्वन रोपण कहलाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे, आप आगे की वीडियो से अपडेटेड रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।